हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज द जीएस हंट। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 2 की, जो कि कैनेटिक वॉर्स और ट्रीटीज से रिलेटेड है। पहले हम बात करेंगे द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी, द कैनेटिक वॉर्स। जो कैनेटिक वॉर हुई उसका रीज़न क्या था? तो पहले तो कैनेटिक वॉज द नेम गिवन बाय द यूरोपियंस टू द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट के किनारे कर्नाटिक नाम दिया गया, किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा। रीजन क्या थे? इन 1740 द पॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ इंडिया वॉज अनसर्टेन एंड कन्फ्यूज। 1740 ईस्वी में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया की, साउथ इंडिया की, वो काफ़ी निश्चित नहीं थी और कंफ्यूज थी, बहुत डामाडोल हो रही थी उस टाइम सिचुएशन। क्यों हो रही थी? The decline of Hyderabad was the signal for the end of Muslim expansionism and the English adventurers got their plans ready। उस टाइम क्या हुआ कि हैदराबाद का डेक्लाइन हो गया, पतन हो गया, और जैसे मुस्लिम का विस्तारवाद एक तरह से रुक गया और अंग्रेज़ों को अपना प्लान बनाने का एक तरह का सही मौका मिल गया उन्हें कि यही सही मौका है। फिर आता है फर्स्ट कैनेटिक वॉर, जो कि हुआ 1746 से 48 में। कारण क्या था? जो यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, मतलब ऑस्ट्रिया जो था उसके उत्तराधिकार के लिए पहले से वहाँ पे एक युद्ध हो रहा था। वो एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का ये कैनेटिक वॉर विस्तार था। अंग्रेज़ों ने क्या करा? अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को फ्रांस को उत्तेजित करने के लिए कब्जे में ले लिया, और फ्रांस ने बदले में मद्रास अपने कब्जे में ले लिया। उस टाइम मद्रास अंग्रेज़ों का गढ़ माना जाता था, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यही उन्होंने फ्रांसीसियों को भड़काने के लिए अंग्रेज़ों ने ऐसा करा। तो पहला कर्नाटक युद्ध सेंट थॉम, जो कि मद्रास में है, की लड़ाई के लिए याद किया जाता है, जो फ्रांसीसी सेनाओं और कर्नाटक के नवाब अनबर उद्दीन की ताकतों के बीच हुआ। एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी के तट पर सेंट थॉम में महफज खान के नेतृत्व में भारतीय सेना को पराजित कर दिया। जो फ्रांसीसी सेना था उसका लीडर था महफज खान, और उसने हराया किसको? कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन की ताकतों के बीच लड़ा और हरा दिया। रिजल्ट क्या निकला कर्नाटिक वॉर का? ये 1748 में समाप्त हुआ, और जब ये समाप्त हुआ तो एक ट्रीटी करी गई। वो ट्रीटी थी एक्सा-ला-सापेल, और उसमें ये बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया युद्ध को एक निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे, और इस संधि के अनुसार, इस ट्रीटी के अनुसार मद्रास को वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया, और बदले में फ्रांस को उत्तरी अमेरिका में अपना क्षेत्र मिल गया। फिर सेकेंड वॉर क्यों हुई? अब सेकेंड वॉर हुई कब? 1749 to 54। मतलब आप ये देखिए कि 48 में पहला युद्ध खत्म हुआ और 49 में दूसरा चालू भी हो गया। अब उसका कारण क्या था? अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय शासकों के विवादों में हस्तक्षेप करके दक्षिणी भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न। मतलब ये है कि फ्रांस क्या करते थे, जैसे छोटे छोटे शासक हुआ करते थे उस टाइम, अब उनके बीच कोई विवाद हुआ, अब वो उसमें अपनी प्रेजेंस लाना चाहते थे, मतलब वो अपना राजनीतिक प्रभाव उनमें बढ़ाना चाहते थे, ताकि वो राजनीतिक प्रभाव बढ़ा ले, राजाओं को अपने खिलाफ अपने साथ कर लें, और अंग्रेजों के विरुद्ध वो उनको राजाओं को काम पे लगा देंगे, मतलब लड़ाई के टाइम वो उनका साथ देंगे। अब यही कारण बना उस टाइम के युद्ध का। तत्कालीन कारण क्या हो गया कि हैदराबाद के निजाम असफ जहाँ की मृत्यु के बाद पुत्र जो उनका था, उनका जो बेटा था, वो नासिर जंग ने रियासत संभाला, परंतु भतीजे मुजफ्फर जंग ने इसका विरोध किया। जो हैदराबाद के निजाम थे उसके भतीजे ने इसका विरोध करा, तथा कर्नाटक में नवाब के रूप में अनवरुद्दीन खान की नियुक्ति का विरोध चंदा साहिब ने करा। जो कर्नाटक में अनवरुद्दीन खान की नियुक्ति हुई उसका विरोध चंदा साहिब ने करा। अब इससे क्या हुआ? फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की दक्कन और कर्नाटक में होने वाले दावों का समर्थन करा। मतलब जो फ्रांसीसी थे उन्होंने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के दक्कन और कर्नाटक में होने वाले दावों का समर्थन करा, जबकि
अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवर का पक्ष लिया। मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये भी एक जंग का कारण बन गया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी की सेना को कौन संभाला था? डुप्ले, जो कि बहुत ही एक अच्छा एक तरह से शासक था उस टाइम, डुप्ले अपनी फ्रांस की सेना का। कि संयुक्त सेनाओं ने 1749 में अब्बुर की लड़ाई कहाँ हुई? वेल्लोर के पास। अनवरुद्दीन को हरा दिया और मार दिया, और नासिर जंग की एक कुलीन ने हत्या कर दी। इससे फिर फ्रांस का दबदबा बन गया। मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम बन गए और चंदा साहब ऑर्किड के नवाब बन गए। ऑर्किड कहाँ था? हमारा तमिलनाडु में। डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया गया। पर फिर क्या हुआ? इन 1951 विद ओनली अ फोर्स ऑफ 210 मैन, रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड एंड कैप्चर आर्कॉट। 1951 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ छोटी सी सेना 210 आदमियों की सेना लेकर आर्कॉट को कैप्चर कर लिया और फ्रेंच हार गए। इससे रिजल्ट क्या हुआ? फ्रेंच को बहुत सारा वित्तीय नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान हुआ। इससे क्या हुआ कि 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। अब एक ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई। वो क्या थी? जो देसी राजाओं के झगड़ों में अंग्रेज और फ्रांस के लोग हस्तक्षेप ना करने पर सहमत हुए। जो जैसा कि आपने देखा कि फ्रांस क्या कर रहा था, अंग्रेजों को हराने के लिए देसी राजाओं के झगड़े के बीच में अपना राजनीतिक प्रभाव ला रहा था। तो ट्रीटी हुई कि अंग्रेज और फ्रांस के लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रत्येक पक्ष उन क्षेत्रों पर अधिकार दिया गया जो वास्तव में उस समय उनके कब्जे में थे। जो उस समय उनके कब्जे पर थे उनको उनका अधिकार दे दिया गया। फिर क्या बात हुई? फिर थर्ड कैनेटिक वॉर हुई 1758 से 63 में। उसका रीज़न क्या बना? यूरोप में जब ऑस्ट्रिया 1756 में सिलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहता था तो ब्रिटेन और फ्रांस फिर भिड़े। अब फिर वही कारण क्या बना? ऑस्ट्रिया। ठीक है। और फिर तत्कालीन कारण क्या बन गया? 1758 में काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने 1758 में सेंट डेविड और विजयनगरम के अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया। मतलब फ्रांस ने फिर वही काम करा जिससे लड़ाई होगी। और कारण क्या हो रहा था? ऑस्ट्रिया में जो 1756 में सिलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस फिर लड़ रहे थे और तत्कालीन कारण ये बन गया। फिर क्या हुआ? बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास कहाँ है? तमिलनाडु में। अंग्रेजों के जनरल आड्रे कोटे ने काउंट थॉमस ऑर्थर डी लैली, ये नाम था उनका, के नेतृत्व की फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? पहले डुप्ले कर रहा था। डुप्ले को उन्होंने वापस बुला लिया फाइनेंशियल घाटे की वजह से। फिर एक जो आए काउंट थॉमस ऑर्थर डी लैली, इनको हरा दिया अंग्रेजों के जनरल ऑड्रे कोटे ने। फिर आपका हुआ ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस जो 1763 में हुई। फ्रांसीसी को अपनी फैक्ट्री बनाए रखने की अनुमति दी गई और भारत में फ्रेंच का कोई सैन्य विस्तार नहीं होगा। ये सब शर्तें रखी गई। फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभाव भारत से हट गया इस तरह से। फिर अब फ्रेंच का फेलियर का कारण क्या था? देखिए, एक तो पहले उनके पास अपर्याप्त सैन्य और वित्तीय सहायता नहीं थी। नौसेना बहुत कमजोर थी। नौसेना उस समय इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती थी? क्योंकि कोस्टल एरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे और जिसकी नौसेना कमज़ोर होती थी वो हार जाते थे। अब ब्रिटिश सेना में सर्वश्रेष्ठ कमांडर थे और फ्रांस के जो राजा की नीति थी वो बहुत खराब थी। फ्रेंच कंपनी के लिए वाणिज्यिक प्रोत्साहन, मतलब जो फाइनेंशियल प्रोत्साहन था वो भी कम था। अंग्रेजी कंपनी का अच्छा वाणिज्यिक आधार था, मतलब फ्रेंच जो फाइनेंशियल आधार था अंग्रेजों का वो अच्छा था। वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स? इंग्लिश हमेशा क्यों सक्सेस हुए? उनका जो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज, उनकी जो कंपनीज थी व्यापार करने वाली, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, नेचर बहुत अच्छा था। नेवल सुपीरियरिटी, मतलब उनका जो नौसेना थी वो बहुत मजबूत थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ट्रेड में, इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया रेवोल्यूशन हो रहा था। मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन, उनकी मिलिट्री भी बहुत स्किलफुल थी और डिसिप्लिन थी। स्टेबल गवर्नमेंट भी एक पूरी स्टेबल थी। लेसर जील फॉर रिलीजियन, मतलब
वो धर्म वर्म के विस्तार पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। वो समाज जो साम्राज्य फैलाते थे उस पे ज़्यादा अपना ध्यान देते थे। इस तरह से फ्रेंच आपका फेलियर हुआ और यूरोपियन जो पावर थी इंग्लिश, वो इसीलिए हमेशा इतनी सालों तक बनी रही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सब जगह पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।